बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बिजनेस रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का 4 लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक रिसर्च क्या होती है। साइंटिफिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। उसमें हम मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने एक कंक्लूजन ड्रा करते हैं ताकि हम हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फिर इसके अलावा एक और हमने मजीद डेफिनेशन पढ़ी थी। साइंटिफिक रिसर्च हेल्प रिसर्चर टू स्टेट देयर फाइंडिंग विद एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। दिस हेल्प various other organizations to apply those solutions when they encounter similar problem। फिर हमने हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को डिस्कस किया था। हॉलमार्क ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में 8 स्टेप होते हैं जिसमें पर्पजनेस होता है। पर्पजनेस के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि हर रिसर्च का एक पर्पस लाजमी होता है। फिर रिगर होता है। रिगर के अंदर मैंने इस बात को डिस्क्राइब किया था, अ गुड थियोरेटिकल बेस एंड साउंड मेथोडोलॉजिकल डिजाइन would add rigor to purposive study। Rigor means carefulness and the degree of exactitude in research investigations। rigor के बाद हमने टेस्टेबिलिटी को डिस्कस किया था कि हम जो भी रिसर्च है उसको टेस्ट करते हैं, उसमें लॉजिकली हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, डेवलप हाइपोथेसिस करते हैं। फिर हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसके अंदर वो रेप्लिकेबल तो नहीं है, ठीक है। अगर रेप्लिकेबल है तो उससे पहले कहाँ कहाँ पर ये रिसर्च हुई और उनके क्या रिजल्ट आए, हमारे रिजल्ट उनसे मैच होते हैं। अगर मैच होते हैं तो कितने हद तक मैच होते हैं, अगर चेंजिंग आती है तो उसकी रीजन क्या है। फिर प्रेसिजन एंड कॉन्फिडेंस को हमने डिस्कस किया था। प्रेसिजन आपके ज्यादा क्लोज होते हैं फाइंडिंग्स ऑफ रियलिटी से रिलेटेड, ये जो हमारा सैंपल बेस होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। फिर कॉन्फिडेंस से मुराद कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं वो हम उसके ऊपर कितना हमें यकीन है कि ये रिसर्च ठीक है। हम उसके अंदर जो इंटरवल यूज करते हैं 1%, 2% या 5% पे, ये कॉन्फिडेंस और इंटरवल हमारे रिसर्च की रिलायबिलिटी, रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होती है। फिर ऑब्जेक्टिविटी हर रिसर्च का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। विदाउट रिसर्च आपकी क्या कहते हैं रिसर्च नहीं हो सकती। आपके जो कंक्लूजन होते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर को कंक्लूड कर रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे ओनली इमोशन वैल्यू इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। फिर पार्सिमनी हमने कुछ डिस्कस किया था। पार्सिमनी रेफर टू सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग द फेनोमेना और प्रॉब्लम दैट अकर एंड इन जनरेटिंग सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। ये सारे के सारे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम डिडक्शन और इंडक्शन को डिस्कस करेंगे। डिडक्टिव अप्रोच क्या आती है, इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है। डिडक्टिव अप्रोच के अंदर हम एक थ्योरी बनाते हैं। अब उस थ्योरी को हम चेक करते हैं कि आया ये हमारी थ्योरी एप्लीकेबल है या नहीं है, या हमारे जो हाइपोथेसिस हम उसके थ्योरी से जनरेट होते हैं तो थ्योरी से हाइपोथेसिस जनरेट हुए को हम स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा हाइपोथेसिस हमारी थ्योरी में थ्योरी को सपोर्ट करता है और कौन कौन से हाइपोथेसिस हमारी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमारा एक स्पेसिफिक फिनोमेना होता है, हम उसको अप्लाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि आया हमारे जो रिजल्ट हैं वो वाकई एप्लीकेबल है या नहीं। तो डिडक्टिव रीजनिंग एप्लीकेशन ऑफ अ जनरल थ्योरी टू अ स्पेसिफिक केस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें की जाती है। इंडक्टिव रीजनिंग अ प्रोसेस वेयर वी ऑब्जर्व स्पेसिफिक फिनोमेना
and on this basic arrived at general conclusion. Both inductive and deductive process are often used in research. अब एक एग्जांपल दी गई है कि एक सेल मैनेजर है, वो ये जब करता है कि हमारे जो कस्टमर है वो क्यों नहीं खुश, ठीक है। अब उसकी कई वजूहात हो सकती है, वो उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी एग्जांपल है डिडक्टिव रीजनिंग की। अ सेल मैनेजर माइट ऑब्जर्व दैट कस्टमर एंड परहैप्स नॉट प्लीज्ड एज दे यूज्ड टू बी. The manager may not be certain that this is really the case, but may experience anxiety and some uneasiness that customer satisfaction is on the decline. This process of observation, sensing of the phenomena could around us is what gets most of the researcher, whether applied or basic, started. अब ये हमारी रिसर्च होती है कि ये अप्लाइड रिसर्च है या बेसिक रिसर्च है, जो हम ऑब्जर्व कर रहते हैं कि जो मैनेजर ने ऑब्जर्व किया कि जो हमारी कस्टमर हैप्पी नहीं है वो क्यों नहीं है. अब द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज रियल प्रॉब्लम एंड इफ सो हाउ सीरियस इट इज. दिस इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. अब प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम इस बात को ही डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या. अब मैनेजर ने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व की कि ये प्रॉब्लम है, अब उसको वो वाकई देखेगा कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है. द मैनेजर might talk a few customers to find out how they feel about the products and customer service. The manager might find the customer like the product but are upset because many of the time product is out of stock and they perceive the salesperson as not being helpful. अब मैनेजर ने डिफरेंट कस्टमर से इस बारे में प्रोडक्ट के बारे में बात की. अब प्रोडक्ट के बारे में जब वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि एक रीजन ये भी है कि जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है और जो सेल्स पर्सन है वो सेल्स पर्सन प्रोडक्ट के आउट ऑफ स्टॉक के बारे में कस्टमर को सही गाइड नहीं करते. From discussion with some of the salesperson, the manager might discover the factory does not supply the goods on time. अब one of the biggest reason कि जो हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है वो क्यों होती है. अब उसके सिलसिले में वो हमारे सेल पर्सन से राब्ता करेगा कि इसकी रीजन क्या है. सेल पर्सन फिर बताएंगे कि जो फैक्ट्री है या जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें जो सप्लाई है वो हमें टाइम पर सप्लाई नहीं करता और वो हमें सही तरीके से बताता नहीं है कि आया या कम्युनिकेट नहीं करता कि ये जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो क्यों है, कब आएगी, किस तरीके, इसकी रीजन क्या है. तो ये तमाम वजूहत हो सकती है. फिर इंटीग्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन obtained through the informal and formal interview process has helped the manager to determine that problem does exist. It's also helped the manager to formulate a conceptual model or theoretical framework of all the factors contributing the problem. It's also helped the manager to formulate the conceptual model or theoretical framework of all the factors contributing to the problem. अब वो जितने भी जब मैनेजर ने आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम के अंदर किन किन वजूहात की वजह से एक कस्टमर हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं है तो सारे वो राइट डाउन करेगा. डिलेज बाय द फैक्ट्री इन डिलीवरी गुड्स, द नोटिफिकेशन ऑफ लेट डिलीवरी डेट दैट आर नॉट केप्ट, द प्रोमिसेस ऑफ द सेल पर्सन टू द कस्टमर दैट कैन नॉट बी फिल्ड. ऑल ऑफ दीज फैक्टर कंट्रीब्यूट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अब अगर मैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसको समराइज करूं कि डिडक्टिव मेथड के अंदर एक हम थ्योरी हमारी डेवलप होती है. थ्योरी कैसे डेवलप होती है? हमारी ऑब्जर्वेशन से. अब ऑब्जर्वेशन से थ्योरी डेवलप होती है, आप उसको तहकीक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई ये प्रॉब्लम है या नहीं है. प्रॉब्लम अगर है तो हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाती है. फिर उसके पीछे क्या क्या वजूहात हैं, उन सब वजूहात को हम राइट डाउन कर देते हैं. राइट डाउन करने के बाद फिर हम इसको आगे मतलब प्रोसीड करते हैं. अब ये हमारे जो हाइपोथेसिस होती हैं उसको डिडक्टिव मेथड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम ये अप्लाई होते हैं. सबसे पहले हम प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं.
फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, फिर हमने इनको मेजर कैसे करना है इसको देखते हैं, डाटा कलेक्शन को देखते हैं, डाटा एनालिसिस होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। अब आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एरिया हमने डिस्कस किया है कि मैनेजर ने नोटिस किया कि ड्रॉप सेल्स है, उसकी वजह क्या है, ये कस्टमर जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, कस्टमर डिससेटिस्फाई है, वो क्यों है, इनकरेक्ट अकाउंटिंग रिजल्ट, लो यील्डिंग इन्वेस्टमेंट and the like could attract the attention of the manager to do a research project. फिर problem statement, scientific research start with a definite aim or purpose. A problem statement state the general objective of the research. फिर उससे related हमने hypothesis develop की हैं, the network of association between the problem and the variables that affect is identified. A scientific hypothesis must meet two requirements. फिर डिटरमाइन मेजर, हमने इनको मेजर कैसे करना है। अब कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमें हम अगर फ्रेमवर्क से वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, हम उसको मेजर कर सकते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि उससे रिलेटेड कोई और वेरिएबल या उससे ऑपरेशन से रिलेटेड वेरिएबल को हमने लेना होता है। इसको हम चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में फर्दर लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाटा कलेक्शन होती है। डाटा कलेक्शन में आपके डाटा के दो टाइप्स होते हैं, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है, एक क्वालिटेटिव डाटा होता है। क्वांटिटेटिव डाटा आपका ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है, आपका सेकेंडरी डाटा को भी क्वांटिटेटिव डाटा होता है। क्वालिटेटिव डाटा प्राइमरी डाटा होता है, वो ऑलरेडी पब्लिश नहीं होता, आप उसके फर्स्ट टाइम उसको ओरिजिनेट करते हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम उसको पैदा करते हैं। डाटा एनालिसिस, अब डाटा लेने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज इन दिस स्टेप द डाटा गैदर्स आर statistically analyzed to see if the hypothesis that we generated have been supported. Analysis of both quantitative and qualitative data can be done to determine if certain relations are important. Data analysis के अंदर क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका फर्स्ट टाइम जो डाटा पब्लिश होता है, आपका इंटरव्यू के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है, वो आपका क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा आपका ऑलरेडी पब्लिश डाटा होता है, हम इसको डिफरेंट सोर्सेज से हम obtain कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा रेफर टू इंफॉर्मेशन gathered through interviews and observation. These data usually for objects that cannot be physically measured, like feelings and attitude. Quantitative data refer to the information gathered about objects that can be physically measured. The researcher could obtain these data through the company record, government statistics, or any formal record. Interpretation of data, data आने के बाद हमने उसको इंटरप्रेट करना है। हमने रिजल्ट को देखना होता है कि इतने परसेंट लोगों ने क्या कहा, इतने परसेंट लोग क्या कहते हैं, या कितने परसेंट लोग इसके हक में बात कर रहे हैं, कितने परसेंट लोग इसके हक में बात नहीं कर रहे, या इसका इम्पैक्ट क्या है। वो तमाम बातें हम इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के अंदर कंक्लूड करते हैं। फिर एक और अदर एग्जांपल है आपके डिडक्टिव मेथड की, कि आपका चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि एमआईएस सिस्टम, उससे बहुत ज्यादा लोग वाकिफ नहीं है, ठीक है। जब उसके बहुत ज्यादा लोग वाकिफ या उसको यूज ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम, उसके जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से हम अखज नहीं कर पा रहे। अब इसके एग्जांपल मैं एक और भी दे सकता हूँ कि जी हमने एक नया सिस्टम लॉन्च किया, एलएमएस सिस्टम। अब एलएमएस सिस्टम से जो हम फायदा हासिल करना चाह रहे हैं वो फायदा नहीं हासिल कर पा रहे। उसकी रीजन क्या है? उसकी बहुत सारी रीजन है। स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, पहले तो ये प्रॉब्लम है या नहीं है, जी प्रॉब्लम है। बाकी एलएमएस के थ्रू जो हम बेनिफिट उठा रहे हैं वो बाकी वो बेनिफिट नहीं मिल रहा जो हम पहुंचाना चाहते हैं। रीजन क्या है? स्टूडेंट इंटरेस्टेड नहीं है, टीचर सही तरीके से लेक्चर डिलीवर नहीं कर रहा है, इंटरनेट इश्यूज है,
ठीक है, या गैजेट जो हमारे क्या कहते हैं ना, LMS को यूज करने के लिए हमें जो गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें इस्तेमाल करना नहीं आता। अब इन तमाम बातों को हम एक राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन करने के बाद हम हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, फिर हम डाटा जनरेट करेंगे। डाटा जनरेशन बाद डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद फिर हमें पता चलेगा, रिजल्ट्स आएंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे। वाकई हमें ये जो प्रॉब्लम हम समझ रहे थे, ऑब्जर्व की थी कि वाकई किन किन वजूहात जो हमने आइडेंटिफाई की थी उनमें से कौन सी ऐसी वजूहात है, ये सारी ऐसी वजूहात है जिसकी वजह से ये हम जो LMS का बेनिफिट है वो हम हमारे स्टूडेंट तक नहीं पहुंच रहे। तो ये एक दूसरी इसी से मिलती जुलती एग्जांपल है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम थ्रू इनफॉर्मल इंटरव्यूज टॉकिंग सम ऑफ द मिडिल लेवल मैनेजर, द CIO find that many of them have very little idea as to what MIS is all about, what kind of information it could provide, and how to assess it and utilize the information. Obtaining more information through literature survey, हम इससे हम जो प्रॉब्लम जो हमारी एग्जिस्ट करते हैं हम लिटरेचर सर्वे के थ्रू भी एक्सप्लोर करेंगे। अब लिटरेचर सर्वे क्या आता है इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्मुलेटिंग अ थ्योरी, हमने एक थ्योरी डेवलप की और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर है उनको सारे हम राइट डाउन करेंगे। फिर हम हाइपोथेसिस को हम आइडेंटिफाई करके उनको वन बाय वन टेस्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करेंगे। डाटा कलेक्ट करने के बाद उनको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद हम हमारी जो डाटा के से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आई है उसको इंटरप्रेट करेंगे। अब बेस्ड ऑन द रिजल्ट द मैनेजर deduce or conclude that manager do not use MIS owing up to strain factors. These deductions help to CIO to take necessary action to solve the problem, which might include, among other, organization seminar for training manager on the use of computer and MIS and skills. अब देखें, मैंने आपको एग्जांपल दी LMS की, जो कि हम आज के दौर में या आज के जरूरत के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करें। अब उससे हमें मालूम नहीं था इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके क्या क्या ऑप्शन है, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। तो ट्रेनिंग इसका बेहतरीन सोर्स है। अब हमारे पास ट्रेनिंग का ऑप्शन नहीं थी तो हमने क्या इससे रिलेटेड वीडियो बनाई और वीडियो आपको अपलोड कर दी कि आप LMS को कैसे यूज कर सकते हैं। अब उस ट्रेनिंग से या उस वीडियो से या उस नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से आपको काफी हेल्प हुई होगी, आपको LMS के यूज करने में बहुत आसानियां पैदा होंगी। अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब इसी के अंदर हमारे अदर एक्टिविटीज होती हैं, वो केस स्टडीज होती हैं और एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, केस स्टडीज क्या होती है? अब केस स्टडी हमारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट हुई, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसने कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया, उनकी क्या रिकमेंडेशन थी, वो सारी की सारी वो एक तमाम बातें उस केस स्टडी के अंदर मेंशन होती है। अब उस केस स्टडी को जब वही प्रॉब्लम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को देखती हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस हुई और उन्होंने इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला और क्या उन्होंने रिकमेंड किया। तो इस केस स्टडी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमें अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के। So case study involved in a depth analysis of similar situation in other organization where the nature and definition of problem is same as experience in the current situation. If particular hypothesis has not been supported in even a single other case study, the researcher could ignore that hypothesis. अगर वो हमारे जो हमें प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उससे मिलते जुलते नहीं होंगे तो हम उसको केस स्टडी को इग्नोर कर देंगे। केस स्टडी आर नॉट often undertaken in organization because it is very seldom to find similar problem happen in an organization of the same size and same type of setting. Many companies refer to God their problem and their data. अब
हम जो हमारे जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है उसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर सिमिलर होने चाहिए। अगर वो फैक्टर सिमिलर नहीं होंगे तो हमारे जो हम जो रिकमेंडेशन को अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन की नेचर क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, अब ये बातें मैटर्स करती हैं। अब जिस ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी थी, प्रॉब्लम चाहे हमारे और उनकी प्रॉब्लम सेम है लेकिन कल्चर का डिफरेंस है, या हम कह सकते हैं कि वहाँ के एटीट्यूड, वहाँ के एम्प्लॉय बिहेवियर का डिफरेंस है। तो हमारे जब ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन रिकमेंडेशन को जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट डिफरेंट। एक्शन रिसर्च। Action research is sometimes undertaken by consultants who want to initiate change process in our organization. Action research is methodology is most appropriate while effective that. अब जितनी भी रिसर्च है सबका मकसद एक ही है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करने के बाद देखना है कि वाकई ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है या नहीं। The researcher begins with problem that is already identified and gather relevant data to provide a tentative problem solution. This solution is then implemented with the knowledge then that there may be unintended consequences following such implementation. The effects are then evaluated, defined and diagnosed, and the researcher continues on an ongoing basis until the problem is fully resolved. अब ये एक आपने लाइब्रेरी है, आपने ये यहाँ पर इस आर्टिकल्स को पढ़ना है और ये आर्टिकल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा आपको ये टॉपिक मज़ीद समझने में। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आज की बात आपको